हाय गहना, वेलकम टू फिल्मी बीट। फर्स्टली आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपने डेयरिंग करके लॉकअप के बारे में बताया, थोड़ा सा अगर आप इस पे लाइट डाल के अगर आप स्टार्ट से बता सकते हो कि कैसे हुआ था, कब से स्टार्ट हुआ था और कितने महीने एग्जैक्ट आप घर पे थे। मुझे दिसंबर में इनका कॉल आया कि हम लोग एक ऐसा शो बना रहे हैं जो कि रियलिटी बेस्ड है और काफ़ी हद तक बिग बॉस से सिमिलर है, बट विल ट्राई आवर बेस्ट कि बिग बॉस जैसा नहीं लगे। इनके कास्टिंग डिपार्टमेंट का कॉल आया तो मैंने कहा यार नहीं करना है मुझे अभी कोई रियलिटी शो, क्योंकि ऑलरेडी ना लोगों के दिमाग में मेरी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस बन चुकी है। तो रियलिटी शो में जाकर मुझे और नहीं ख़राब करना है, तो मुझे नहीं करना। तो उनका मुझे फ़ोन आया, एक काम करते हैं, एक मीटिंग कर लेते हैं, समझ में आएगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मैंने कहा फेयर इनफ। मैंने 2 से 3 दिन लिए। उसके बाद मैं एंडेम और शाइन इंडिया के ऑफिस में गई, वहाँ जाके मेरे वहाँ के सारे क्रू मेंबर से मुलाकात हुई और जूम पे वहाँ का जो क्रिएटिव हेड था मेरी उससे बात हुई। उन्होंने मुझे पूरी तरह से शो ब्रीफ किया कि गहना, इट्स अ मेटावर्स रियलिटी बेस्ड शो जिसमें 16 कंटेस्टेंट्स होंगे और अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 70 दिन का शो बना रहे हैं और काफ़ी हद तक बिग बॉस से सिमिलर है। बट यहाँ पे हम लोग इंटेलिजेंस चेक करेंगे, हम आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट टास्क देंगे, काफ़ी कुछ होगा, तो तुम्हें बहुत कुछ करने को मिलेगा। मैंने कहा अच्छा, और तो बोले अब हम आपसे आपकी जर्नी पूछते हैं। उन्होंने मुझसे मेरी पूरी जर्नी पूछी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर आप शो करते हो कोई इशू तो नहीं होगा। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि मैं काम नहीं कर सकती। तो बोले ओके फ़ाइन। फिर पूछे डेट्स का इशू, मैंने कहा डेट्स का कोई इशू नहीं है। फिर पेमेंट को लेकर बात आई। फिर उन्होंने कहा विल सी टू इट। मैंने कहा ठीक है, डन। पूरा कॉन्वर्सेशन हो गया। जब मैं वहाँ से निकल रही थी तो मुझे पता था कि मैं ये शो कर रही हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से उनको कंट्रोवर्शियल फिगर चाहिए था, एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट चाहिए था, वो मैं उसके लिए बेस्ट थी। मैं घर आई। मुझे 2 दिन के बाद ऑल्ट बालाजी के एक स्टाफ का कॉल आया, रिदांश का, कि मैम लेट्स टॉक अबाउट पेमेंट। मैंने कहा पहले क्लियर कर लें कि मैं कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। बोला मैम आप कर रहे हो तभी मैं आपसे पेमेंट की बात कर रहा हूँ, तो आप बताओ पर डे क्या लोगे। मैं बोली यार पर डे अभी क्या लूँ, चलो 1 लाख रुपए तक कर देना। तो उसने बोला अरे मैम इतना बजट नहीं है, जैसे हर प्रोडक्शन वाले का रोना होता है। तो मैंने कहा फिर, तो बोला मैम आप बताओ। तो मैंने कहा यार देख बजट बहुत कम हो जा रहा है, 1 लाख भी कम है, चल ठीक है 50 पर डे कर लेते हैं, डन करते हैं। फिर सेम, मैम बजट कम है, बजट कम है। 2 दिन के बाद मुझे इनके ईपी का कॉल आया, प्रदीप गिरी का, कि मैक्सिमम आई कैन पे यू 1.5 लाख रुपीज़ पर वीक। इनिशियली मैं अग्री नहीं थी, बट फिर मैंने कहा चल ठीक है लेट्स डू दिस। फिर कंफर्मेशन आया कि हम लोग कर रहे हैं, मैंने कहा डन। कंफर्मेशन आने के बाद इन्होंने मुझे एक कॉल किया जूम कॉल पर, जहाँ पे सारे इनके क्रिएटिव चैनल वाले, इनके मार्केटिंग वाले, इनके ईपी, सारे लोग चैनल पे मतलब मेरे साथ जूम कॉल पे ज्वाइन किए। 7-8 लोग थे वहाँ पे। इन लोगों ने सबसे पहले मुझसे क्वेश्चन किया कि आपको पता है हमारी होस्ट कौन है। मैंने कहा कौन है। तो इन्होंने कहा आप गेस करो। मैंने कहा यार बालाजी का शो है तो करण ही होगा, फिक्स है करण। तो बोले कि नहीं नहीं फिल्म्स पे आ जाओ। मैंने कहा अच्छा कंगना होगी फिर, मैंने ऐसे ही बोला था। तो देवर लाइक ओ शट, तुम्हें कैसे पता चला। मैंने कहा पता चल गया, अब बताओ। फिर उसके बाद बोले कि बहुत सारे लोगों ने बैकआउट कर लिया है, वो शो नहीं करना चाह रहे जस्ट बिकॉज ऑफ कंगना, तो आप करोगे। मैंने कहा मुझे कोई इशू नहीं है। बोले लेकिन 2 दिन पहले का हम लोग आपका एक इवेंट देख रहे हैं, हम आपको हर जगह फॉलो कर रहे हैं। वो मेरा इंस्टा चेक कर रहे थे, मेरा ट्विटर, मेरा फेसबुक, मेरे सारे स्टेटमेंट्स। तो आपने 2 दिन पहले कहा है कंगना की किसी आइडियोलॉजी को आप एग्री नहीं करती है। मैंने कहा इवन अगर ट्विंस भी हो वो भी नहीं करते, तो शी हैज़ हर ओन इंडिविजुअलिटी, मेरी अपनी है, सब कोई कुछ भी कर सकते हैं। फिर बोले आपको कोई इशू, मैंने कहा कुछ इशू नहीं है। देन डन हुआ, सारे क्वेश्चन आंसर हम लोग की स्ट्रैटेजीज़ को लेकर के। उन्होंने पूछा आप क्या क्या कर सकते हो, मैंने कहा हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा स्वयंवर करवाना हो स्वयंवर कर लेंगे। बोले डन, ऐसे करके बात हुई। फिर उसके बाद सेकेंड डे इन्होंने मुझसे पूछा कि आपके जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, आप जो भी मेडिसिन लेती हैं, आपके जो डॉक्टर हैं उनसे बात हो सकती है क्या। मैंने उन्हें डॉक्टर का नंबर दे दिया। फिर वैसे ही एंडेमोल शाइन इंडिया का एक फॉर्म आया, एफिडेविट, जहाँ पे मुझे सारी चीज़ें बतानी थी, मैं क्या खाती हूँ, मैं क्या पीती हूँ, मैं कैसे करती हूँ, सब कुछ, और डॉक्टर से मुझे अफिलिएट करवाना था।
मैंने वो दे दिया। उसके बाद इन्होंने मुझे सबअर्बन पैथोलॉजी भेजा, वहाँ मेरे सारे ब्लड टेस्ट, सारे एक्सरे वगैरह हुए, मुझे टिटनेस की इंजेक्शन दी इन लोगों ने, सब कुछ हुआ वो सब। मैंने कहा चलो ठीक है, दे आर डूइंग वेल। उसके सेकंड या थर्ड डे मेरे साथ साइकेट्रिस्ट के साथ मेरा 2 से ढाई घंटे का सेशन हुआ। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग हर बार करते हो? बोला हाँ, मैं एंडेमॉल शाइन इंडिया से हूँ और पिछले 10 साल से मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, उनके साथ हुआ। फिर ये धीरे धीरे ना ग्रेजुअली फिर कोशा से मेरी हर रोज़ बात होती थी। कोशा वॉज द वन जो मेरे साथ हर चीज़ को कोऑर्डिनेट कर रही थी। तो कोशा का एक लंबा चौड़ा सा एक लिस्ट आया कि दिस ऑल यू कैन कैरी, डूज एंड डोंट्स। आप ऐसे प्रोडक्ट्स कैरी कर सकते हो, आप ये प्रिंट्स कैरी कर सकते हो, आप रिलीजियस प्रिंट्स कैरी नहीं कर सकते, आप कोई फेमस कार्टून कैरी नहीं कर सकते हो, आप कोई फेमस शो का टैगलाइन हो नहीं रख सकते, आप ब्रांड्स अगर दिखे तो नहीं कर सकते। तो मैं उन्हें बैक टू बैक जो मेरे पास कपड़े थे मैंने दिखाए, और जिसमें मिरर वर्क हुआ आप कैरी नहीं कर सकते हो। पूरी फ्रेश शॉपिंग करनी पड़ी, सारी चीज़ें 2 से ढाई लाख रुपए उसमें चले गए। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, गया ना, थोड़ा सा टफ पीरियड है बट मैनेज हो जाएगा। सब चल रहा है, सब चल रहा है स्मूथली, सब कुछ चल रहा था। फिर उनका एक आया कि आपके जो भी सीक्रेट्स हैं आप वो रिवील करो। तो मैंने कहा मेरे सारे सीक्रेट्स सब कुछ है गूगल पर। बोले नहीं, कुछ ऐसा जो किसी को पता नहीं है। तो मैंने कहा यार वो सीक्रेट्स इसीलिए होते हैं ना कि हम लोग किसी से शेयर ना करें, क्योंकि मामा पापा भी देख रहे होते हैं, दुनिया भी देख रहे होते। बोले मैम दिस इज़ हाउ आप अपने आप को सेव कर पाओगे, आप अपने आप को सेव कर सकते हो, क्योंकि अदरवाइज़ जब आप एलिमिनेट होने वाले होंगे फिर आप निकल जाओगे। मैंने बहुत दिमाग लगाया, मैंने 4-5 भेजे जो कहीं ना कहीं से बालाजी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसरों से जुड़े हुए थे। उन्होंने बोला यार कुछ और थोड़ा सा, मैंने कुछ और भेजे। मैंने कुछ उन्हें 8 सीक्रेट्स उन्हें रिवील किए। मुझे बहुत डर लग रहा था बट फिर भी मैंने कर दिया। मैंने कहा चलो एक बड़ा शो है, कर देते हैं। मैंने फैमिली के नंबर दिए, मैंने अपने दोस्तों के नंबर दिए, सबके एड्रेस इनको दे दिया, सारी चीज़ें स्मूथली सब चल रहा है। अभी मैंने कोशा से पूछा कि कोशा हम लोग का क्वारंटाइन कब से कर रहे हो? तो बोले मोस्ट प्रोबेबली 20 से 21 से करेंगे, क्योंकि 26 से अपना शूट है तो 5 दिन तो करना पड़ेगा। मैंने कहा फेयर इनफ, ठीक है। 18 को मुझे कॉल आता है रदांश का, और वो कहता है कि मैम हम आपको फर्स्ट वीक में नहीं लेके जा रहे हैं, हम आपको सेकंड वीक में लेके जाएंगे। इट वो शॉकिंग, क्योंकि मैं शुरू से ही 1 ऑफ द 16 थी। मैंने कहा अब क्या बोलूँ? मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो, समटाइम्स आपके पास बोलने के लिए ज़ुबान होती है लेकिन आप बोल नहीं पाते हो। फिर 28 को हम लोगों ने फिल्म सिटी में, कालिया मैदान एक लोकेशन है, वहाँ पे हम लोगों ने पोस्टर्स, टीज़र, ट्रेलर, इनके जो भी बाइट्स हैं, जो भी इनके इन फिल्म ब्रांडिंग स्पॉन्सर्स हैं उन सब के लिए बाइट्स दी। जो भी इनके छोटे छोटे बाइट्स वाले प्रोमोज होते हैं वो कट करके दिया, इमोजीज दिए, इनके सारे कट हुए, सब कुछ हुआ। सेम टाइम पे जिस दिन मेरा शूट था 28 मार्च को, सेम डे सारा, पायल और अली का शूट था। इन्होंने 4-4 घंटे के लिए आर्टिस्टों को बुक किया था, 8 to 11 में, 11 to 2 सारा, फिर उसके बाद पायल, उसके बाद अली। तो वहाँ पे सबको कहा गया था कि आप किसी को बताना मत कि कौन है, बट मुझे वहाँ पता चल गया, मुझे सारा की आवाज़ भी आ रही थी। और जो मेकअप स्टाफ था उनको नहीं पता था कि उन्हें सीक्रेट रखना है, तो उन्होंने मुझे बता दिया था। मैंने कहा ठीक है। मैं घर आई, फिर 26 को उनका शो लॉन्च हुआ, तो तब मैंने देखा कि अली नहीं आया है, तो मुझे लगा अच्छा बाकी लोग भी हैं। मैंने अली के फ्रेंड को फ़ोन करके पूछा कि अली कब जा रहा है, तो उसने बोला वो नेक्स्ट वीक में जा रहा है। मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट वीक आया, मैंने रदांश को पूछा, मैंने राकेश को एंडे मॉल में जो उससे पूछा, मैंने कोशा को पूछा, मैंने प्रोडक्शन में सुमित है उसको पूछा, मैंने साक्षी को पूछा, क्रिएटिव में सबको पूछा, मैंने कास्टिंग वाले को भी पूछा। उन्होंने कहा मैम आप नेक्स्ट वीक जा रहे हो। मैंने कहा ठीक है। कोई प्रोमो नहीं, कुछ नहीं। मुझे 1-2 चैनल वालों के फ़ोन आए, उन्होंने कुछ ट्रेलर देखे, तो मैंने उनको साफ बोला यार मैं एनडीए में हूँ, मैं नहीं डिस्क्लोज़ कर सकती, बट यस मैं कर रही हूँ, बट अब लिखना मत। उसके बाद 3rd वीक आया, मैं इनसे बार बार पूछ रही हूँ अगर नहीं कर रहे हैं हम लोग, अगर 1% भी चांस है ना कि इफ़ आई एम नॉट डूइंग द शो, मुझे बोल दो, मुझे कोई कंप्लेन नहीं, मैं कुछ और काम कर लूँगी। नहीं अलाउ किया। जब शुरू में ये क्लियर था कि मैं वन ऑफ द कंटेस्टेंट हूँ, तो मैंने उसके पहले काफ़ी टाइम था, मैंने पूछा मैं कुछ और कर लूँ, मुझे तब अलाउ नहीं किया कि नहीं मैम आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत बड़ा शो करने वाले हो, आप इसके बाद 3 टाइम्स अब ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है। डे बाय डे टाइम वेस्ट होते जा रहा है। 4 हफ्ते हो गए, सब कुछ हो गया, कुछ रिवील नहीं किया। 18 मार्च को मैं तंग आ करके मैंने अपने आप को, उनका जो ग्रुप बना है उसे खुद को एग्जिट कर लिया। तब भी मुझसे नहीं पूछा गया कि क्या। 21 मार्च को मुझे रदांश का फ़ोन आता है अराउंड 2-2:30 कि आप अपनी ईमेल आईडी भेज दो, हम आपको टर्मिनेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट भेज रहे हैं। मैंने कहा मजाक चल रहा है,
मैं इतने दिनों से घर पे बैठी हुई हूँ और आपका शो अभी आगे भी चलने वाला है, मैं उसके लिए भी घर पे बैठ रही हूँ, क्या चल रहा है ये, मजाक करो तो बता दो। बोला नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा रीज़न ऑफ टर्मिनेशन, नहीं रिवील किया उसने, कुछ भी नहीं, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं। अभी मुझे ये समझ नहीं आता है कि अगर आपको मेरे साथ शो नहीं करना था तो आप पहले दिन से अलग रखते। मैं तो आपके पास शो मांगने नहीं आई थी, आपने मुझे बुलाया था। और आपको कौन हक देता है कि आप किसी आर्टिस्ट को इस तरीके से घर पे बैठा के रखो। एग्जैक्टली एंड जैसे कि वेल आपने तो पूरी स्टोरी बता दी, समराइज कर दिया कि आखिरकार आपके साथ क्या हुआ है। लेकिन उसके बाद मैं ये जानना चाहूँगी कि जब आपका टर्मिनेट हो गया तो उसके बाद आपने उनसे कुछ क्लेम मांगा या फिर कुछ पैसे की बात की, क्योंकि आप इतने फाइनेंशियल लॉस में थे, इतने महीने आप घर पे बैठे थे, आपने उनके लिए शॉपिंग भी कर दी थी, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था, तो कुछ एडवांस उन्होंने दिया था या फिर कुछ मुद्दे पे कुछ कोई चर्चा हुई आपकी पैसे को लेकर? देखो, मेरी बीच में जब सेकंड वीक पे मेरी राकेश तिवारी से बात हुई थी, जो कि एंडेमॉल शाइन इंडिया का बंदा है, तो उसने मुझसे पूछा था कि आपको कोई एडवांस मिला है क्या। मैंने बोला नहीं। तब मुझे पता चला कि इन्होंने किसी को शायद एडवांस दिया होगा, लेकिन मैंने अली मर्चेंट से भी पूछा था कि अली तुमको एडवांस मिला है क्या, तो उसने कहा था नहीं। तो बहुत ही ना कॉन्फ्लिक्ट था, जिनसे मेरी बात हो रही है वो कह रहे उन्हें एडवांस नहीं मिला है, चैनल वाले मुझसे पूछ रहे हैं आपको एडवांस मिला है या नहीं मिला, बहुत कन्फ्यूजिंग था। तो मेरे लिए वहाँ पे ना पैसों से ज़्यादा मैटर कर रहा था ये शो करना, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं कोई चीज़ करने वाली थी। और आज की अगर मैं सिचुएशन देखूं तो मुझे एकता कपूर से कुछ नहीं चाहिए, मेरा कोई क्लेम नहीं है। मैं एकता कपूर से मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, ना आज चाहिए ना आगे चल के चाहिए, ना मैं कोई क्लेम करने वाली हूँ और ना मुझे एकता कपूर का कोई शो करना है। आज जो मैं 1.5 लाख रुपए हफ्ते पे कर रही थी, कल वो मुझे 15 लाख रुपए भी देगी तो भी मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे लिए ना इंसान की वैल्यू होती है। पैसे तो हर आदमी कमाता, मैं भी कमा लूँगी। 4 महीने आपने मुझे बैठा के रखा है, मैं हारने के लिए नहीं आई हूँ और मैं एकता कपूर के भरोसे बॉम्बे नहीं आई थी, मैं कर लूँगी काम। तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए आपको, लेकिन हक नहीं बनता कि आप मुझे ऐसे बैठा के रखें। आपकी वजह से जो मैं 4-4.5 महीने बैठी हूँ, कई बार मेरे दिमाग में भी आता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, कल मैं मर जाऊँगी, कल आप लोग 5-6 स्टेटमेंट बना दोगे, कुछ बना दोगे, लेकिन क्या मैं वापस आऊँगी? नहीं आऊँगी। और मुझे आज क्या, अगर मुझे एकता कपूर कल बोले ना मेरा शो कर लो, सपोज, मैं एकता कपूर के साथ कुछ नहीं करना चाहती। कहीं ना कहीं लेकिन आपने एकता कपूर के 1-2 सीरियल्स किए थे। ओटीटी की बात करो तो गंदी बात से काफी बूस्ट मिला था, जो कहीं ना कहीं एकता कपूर का ही था। तो अगर गंदी बात का कोई सीक्वल आता है या फिर अगर ओटीटी पे कुछ और आए, अगर रियलिटी शो के अलावा, तो क्या आप वो करना पसंद करेंगे? मैं तो ये कहूँगी कि एकता कपूर को मुझे रॉयल्टी पे करना चाहिए गंदी बात के लिए। गंदी बात था, लेकिन गंदी बात में मुझे जितनी टीआरपी मिली, एकता कपूर को भी उतनी टीआरपी मिली थी। अगर आज की डेट में ऑल्ट बालाजी की अगर आप किसी शो की बात करें जो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वह गंदी बात है। गंदी बात में कम से कम 150 से 200 एक्टरों ने काम किया होगा, मुश्किल से 3 एक्टर सामने आते हैं, मैं बाकी 2 का नाम नहीं लूँगी, एक मैं। तो कितना भी बड़ा शो हो, अगर एक्टर में दम नहीं है तो कुछ नहीं होता है। यहाँ हर रोज़ हज़ारों एक्टर लॉन्च होते हैं, तो आपको शो प्लेटफॉर्म देता है, लेकिन बनते तो आप अपने दम पर हो। और हाँ, एकता कपूर का कोई भी शो आ जाए, किसी भी टाइप का शो आ जाए, मैं उस लेडी के साथ कभी काम नहीं करूँगी। हाँ, मैं इज़्ज़त बहुत करती थी मैम आपकी। मैं जब बॉम्बे आई थी, मैं एक ही प्रोड्यूसर को जानती थी, वो थी आप। मुझसे कभी कोई किसी इंटरव्यू में पूछता था तो मैं आपका नाम लेती थी, लेकिन आपने सब खो दिया, और सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपनी ज़ुबान की नहीं है, आपकी अपनी कमिटमेंट की वैल्यू नहीं है। और जिस इंसान की अपनी कमिटमेंट की वैल्यू नहीं है, मेरी नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ओके, वेल तो क्या आप मानती हो कि आपको घर बिठाने के पीछे जो शख्स है, जो चेहरा है, वो एकता कपूर का? 100% बिल्कुल, क्योंकि एकता कपूर का प्रोडक्शन हाउस है, प्रॉपर टीम वर्क होता है। यहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल डिसीजन नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि क्रिएटिव वाला कह देगा अरे गहना को नहीं लेते हैं, तो शील बी लाइक हाँ हाँ नहीं लेते हैं। एट दी एंड सारे डिसीजन, सारे कॉल एकता कपूर खुद लेती है। इवन अगर उनके शो में कोई कंटिन्यूटी कैरेक्टर आ जाए, वो भी एकता कपूर डिसाइड करती है। सो विदाउट हर विश, विदाउट हर परमिशन, एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस में पत्ता भी नहीं मिलता। तो शी इज़ द वन हु टुक दिस डिसीजन। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली आप जाने वाली शो में तो आप तो फॉलो करते ही होगी शो, तो आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कि लॉकअप का विनर कौन हो सकता है? देखो, जब मैं शुरू में फॉलो कर रही थी, व्हेन आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर द शो, मैं फर्स्ट डे जब मैं देख रही थी, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि जो भी लोग फॉलोवर्स आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मुनव्वर के बारे में बातें कर रहे थे। मैं पहले मुनव्वर को नहीं जानती थी, बट जब मैंने उसका गेम प्लान देखा, ही वॉज रियली गुड।
सार्कास्टिक स्टेटमेंट भी पास करता है तो बहुत सॉफ्टली करता है. ही नोज़ हाउ टू प्ले. और जिस आदमी ने स्टैंड पे मतलब स्टेज पे काम किया हो ना, उसको सब कुछ आता है. स्टैंड अप कॉमेडियन बनना इतना आसान नहीं होता है. तो ही वॉज डूइंग रियली वेल एंड आई होप कि वही विनर हो. बट हाँ, एट प्रेजेंट मैं नहीं फॉलो कर रही हूँ क्योंकि मुझे शो इतनी ज़्यादा, इसमें लोगों में इतनी ज़्यादा हाइपोक्रेसी दिखती है, इतने हाइपोक्राइट्स दिखते हैं ना कि मुझसे ना ढोंग नहीं झेला जाता. आई कैन नॉट हैंडल दिस मच. अभी ज्ञाना, इसके बाद अब आप क्या कर रही हो फॉर लिविंग, और क्या कुछ आपके प्रोजेक्ट्स है, अगर आप वो बताना चाहें तो अपकमिंग. जस्ट बिकॉज ऑफ एकता कपूर मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं बैठी हुई थी कि मैं ये शो कर रही हूँ. तो थैंक यू मैम, आपने बहुत बड़ा फेवर किया मुझ पर, मैं भी याद रखूँगी इस बात को. थैंक यू मैम. तो मैं भी फ़िलहाल कुछ नहीं कर रही हूँ. बस मैं चाहूँगी आपके जैसी कोई लेडी दोबारा ना मिले जो मुझे बैठाए, और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो मैं ज़रूर कुछ करूँगी. बट फ़िलहाल तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ. थैंक यू सो मच. एनी मैसेज फॉर योर फैंस? मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि लाइफ में मौका मिलता है, बोल देना चाहिए, अंदर मत रखो, क्योंकि आप नहीं बोलोगे ना आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा. और आप कोई भी इंडस्ट्री में कहीं भी आते हो, आपके लिए कोई कुछ नहीं करता है. हर आदमी अपने फ़ायदे के लिए जीता है, पहला. और दूसरा, अगर आप सच्चे हैं तो अपने लिए स्टैंड लो ना यार. लोगों का काम है बोलना. लोग मुझे जज करेंगे, लोग मुझे बोलेंगे मैं कंट्रोवर्सी के लिए कर रही हूँ, मैं इसके लिए कर रही हूँ. लोगों का काम है बोलना. लोग आपके रास्ते नहीं डिसाइड करते. यू हैव टू डिसाइड योर ओन पाथ. अपना स्टैंड लो, आगे बढ़ो. यहाँ नहीं हुआ कहीं और होगा, बट होगा ज़रूर. हे गाइस, इट्स मी गेहाना वशिष्ठ एंड यू वॉचिंग फिल्मी बीट. थैंक यू.